गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से की जाती है। आज हम करेंगे टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत तो तत्वों की बात कर रहे थे। तत्वों के अंदर हमने टाइम जोन्स की बात की और उसमें पीक कर्व की बात की और आज बात करेंगे कार्य वक्र की बात करेंगे। कार्य वक्र की बात करते हैं। कार्य जिसे क्या कहते हैं, वर्क कर्व भी कहते हैं। वर्क कर्व है। वर्क कर्व किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। सभी के काम करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होती है तो किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता है वो कम होती है और कार्य क्षमता को हम वर्क कर्व के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कार्य वक्र किसे कहते हैं यानी वर्क कर्व किसे कहते हैं? कार्य वक्र वह वक्र है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के व्यवहार के विवरण की जानकारी मिलती है। कार्य वक्र को देखकर आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता होती है तथा किस समय उसकी कार्य क्षमता कम होती है। किस समय जैसे सुबह, शाम को, दोपहर, रात्रि अधिक होती है तथा कब घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, कार्य वक्र से पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार के बारे में भी अध्ययन किया जा सकता है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो भी रिसर्चेस वगैरह हुई हैं उनसे ज्ञान हुआ है कि प्रातः काल का जो समय काल है वो कार्य करने की दृष्टि से अधिक उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो पाठ पढ़ा जाता है, जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वो जल्दी से याद हो जाते हैं और अधिक समय के लिए याद रहते हैं। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी ब्रह्म मुहूर्त में ही तपस्या किया करते थे, उपासना किया करते थे भगवान की, और ध्यान योग है वो इसी समय किया करते थे। तो सुबह का जो समय है वो अच्छा माना गया है। गृहिणी जब प्रातः सोकर उठती है तो वह तब उस समय उसके शरीर में नई सुफर्ती, नई ताजगी रहती है। उस समय वह कार्य को अधिक शीघ्रता एवं आसानी से निपटा लेती है। आप लोग ये सब देखते हैं कि जैसे ही हम मान लो रात को हम थक जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अब सो जाए, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम एक नई ताजगी और स्फूर्ति में होती है और हम फटाफट घर के सारे कार्य कर भी देते हैं। इससे समय वह कार्य को बड़ी शीघ्रता से आसानी से निपटा लेती है और धीरे धीरे कार्य करने की गति में स्थिरता आ जाती है और फिर दोपहर होते होते कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी शक्ति है वो कम होने लग जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब गृहिणी को कार्य करने की इच्छा नहीं होती तथा उसे विश्राम करने की सख्त आवश्यकता महसूस होने लगती है। दोपहर में विश्राम के बाद पुनः शाम के समय कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, परंतु यह कार्य क्षमता सुबह के समय जितना नहीं होती है। रात्रि 8 बजे के बाद कार्य क्षमता शून्य हो जाती है क्योंकि गृहिणी दिन भर के कामों से निपटाते बुरी तरह से वह थक जाती है और उसे विश्राम और नींद की बेहद जरूरत होती है। कार्य वक्र को निम्न प्रयासों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कार्य वक्र होता है। गृहिणी कार्य वक्र बनाकर अपने कार्यों का विभाजन है वो उचित तरीके से कर पाती है। जब कार्य करने की क्षमता अधिक होती है तो भारी कार्य तथा ऐसे जटिल कार्य किए जाने चाहिए जिनसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक शक्ति है वह होती है। जब कार्य क्षमता में कमी आने लग जाए तब हल्का एवं रुचिकर कार्य किया जाना चाहिए।
भारी काम के बाद हल्का काम किया जाना चाहिए और अरुचिकर काम के बाद अरुचिकर एवं निरस कार्य है वो रुचिकर काम करने से कार्य कुशलता से क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो किस प्रकार से हम कार्य वक्र कर्व है, एक दिन का वर्क कर्व है वो किस प्रकार से समझेंगे हम। इसमें आ जाएगा हमारा गृहिणी का कार्य वक्र हो जाएगा और ये आ जाएगी कार्य शक्ति। अब आप देखते हैं जैसे सुबह के समय जैसे वह उठती है धीरे 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 काम अधिक होता है, फिर दोपहर के समय दोपहर होते होते वो काम बिल्कुल कम हो जाता है, फिर जैसे जैसे शाम होती है शाम के टाइम फिर दोबारा से काम है वो बढ़ जाता है और रात्रि होते होते वो काम फिर से कम हो जाता है और बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, कार्य है वो सर्वाधिक अधिक होता है। सर्वाधिक जो कार्य है वो इस समय पे होता है, इसे ही क्या कहते हैं, वर्क कर्व कहते हैं। इस समय पर कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि ये है यहाँ पर कार्य सबसे ज्यादा सुबह के टाइम होता है, तो इस प्रकार का कर्व बनेगा जिसका जैसा है। मान लो किसी को दोपहर में ज्यादा दोपहर में 12-1 बजे तक रेस्ट करते हैं या कई लोग, तो अगर वो दोपहर में उठकर काम करते हैं तो उसका वर्क कर्व ऐसे बनेगा, एक अलग से ऐसे बन जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्या है उसका मॉर्निंग में ऐसे चलेगा और फिर ऐसे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मॉर्निंग में सभी के पास कार्य ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके लिए खाना तैयार करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना और उसके बाद कपड़े धोना, ये बहुत से कार्य हैं वो सुबह के समय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक होता है, ये कम होता है और यहाँ पर ये घटते हुए क्रम में होता है, क्रम में कार्य है वो यहाँ पर होता है। ये था हमारा कार्य वक्र। अब इसके बाद हम करते हैं लाइफ साइकिल की बात करते हैं। जीवन चक्र की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्य वक्र भिन्न भिन्न होता है। पारिवारिक जीवन चक्र का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गृहिणी का कार्य भार है वो हल्का होता है प्रथम अवस्था में, क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी होते हैं, उनके पास समय मांग अधिक नहीं होती है, अतः समय व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनके पास समय ही समय होता है। लेकिन जैसे जैसे पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था आती है उसे विस्तार की अवस्था कहते हैं। इसमें गृहिणी का कार्य भार सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लग जाती है, बच्चों का आवागमन हो जाता है, नवजात एवं छोटे बालकों के पालन पोषण, देखभाल, शिक्षा दीक्षा आदि में अधिक समय व्यतीत होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था जिसे संकुचित अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था में गृहिणी का कार्य भार थोड़ा हल्का हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े होकर घर की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं तथा कई प्रकार की जो घरेलू क्रियाएं होते हैं उनको संपन्न करवाने में मदद करते हैं और सहयोग करते हैं। अब वे योजना बनाने, क्रियान्वित करने एवं उनका मूल्यांकन करने में भी बच्चे हैं वो मदद करने लग जाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की चौथी जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था में गृहिणी का कार्यभार बिल्कुल ही कम हो जाता है, यानी वर्कलोड है वो बिल्कुल कम हो जाता है।
उनका बच्चे के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। बच्चा अपना उत्तरदायित्व स्वयं निभाने लग जाता है तथा जिम्मेदारियां समझने लग जाता है। बच्चों की शादियां हो जाती हैं या वे घर छोड़कर चले जाते हैं अथवा माता पिता के साथ ही रहकर जिम्मेदारियों को पूरा भी करते हैं। कई परिवारों में ऐसा भी होता है। नववधू वे गृह कार्यों में सहयोग देने लग जाती है। अब अपने पैरों पर वो सब खड़े हो जाते हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को हम समय चक्र के आधार पर इसे समय चक्र के द्वारा पढ़ेंगे। समय चक्र किस प्रकार से होगा इसका? जीवन चक्र है। जीवन चक्र में होगा ये, जैसे कि हमारा समय है, ये है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, ये हो जाएंगी हमारी विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाओं में ये समय भार है। ये विभिन्न अवस्थाएं सबसे पहले आ जाएगी, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था है। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे प्रारंभिक अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है। इसमें प्रारंभिक अवस्था है, इसमें समय की मांग क्या होती है? बिल्कुल ये समय चक्र है। इसमें समय की मांग कम होती है। जैसे आप देखते हैं स्टार्टिंग में समय की मांग कम है, लेकिन जैसे जैसे द्वितीय अवस्था आती है समय की मांग बढ़ती जाती है, शक्ति की मांग भी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल ये क्या होता है, ये पीक का समय होता है, यहाँ पर सब सर्वाधिक समय की मांग होती है। लेकिन जैसे जैसे तृतीय अवस्था की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर समय की मांग है वो कम होती चली जाती है और लास्ट में आते आते चतुर्थ जो अवस्था होती है, चौथी जो अवस्था होती है पारिवारिक जीवन चक्र की, उसमें सारी बिल्कुल ही क्या हो जाती है, समय की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग होती है। अब इसमें ये आने के बाद में आ जाएगा, इसमें रेस्ट पीरियड आ जाएगा। रेस्ट पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? लगातार कार्य करने से जीवन चक्र के बाद में आ जाएगा विश्राम काल। ये हम समय व्यवस्थापन के तत्व के बारे में जान रहे हैं। जीवन चक्र के बाद में विश्राम काल की बात करते हैं, रेस्ट पीरियड की बात करते हैं। लगातार कार्य करने से शारीरिक एवं मानसिक थकावट है वो होने लग जाती है और उसको दूर करने तथा पुनः कार्य करने हेतु विश्राम करना अति आवश्यक होता है। दैनिक जीवन में विश्राम का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्राम काल का अर्थ है कि कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर तथा दिमाग को आराम देना विश्राम काल कहलाता है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जाना चाहिए कि अब काम करना ही नहीं है। काम को कुछ समय के लिए छोड़कर
थोड़ी देर विश्राम करने से कार्य करता है या गृहिणी है उसको खोई हुई जो शक्ति है वो वापस, जो स्फूर्ति है वो वापस लौट आती है। इससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कार्य क्षमता एवं कुशलता धनात्मक रहेगी, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कार्य करने की रुचि पुनः उत्पन्न हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है और शरीर में ताजगी और स्फूर्ति उत्पन्न होती है विश्राम करने से। आप देखते हैं घर के कार्य करते हैं और हम थक जाते हैं तो ऐसे महसूस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए, अदरवाइज कोई भी कार्य नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम रेस्ट करते हैं तो सोकर जब उठते हैं, रेस्ट करने के बाद उठते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, बड़ा रिलैक्स मिलता है और हम पुनः से अपने कामों में लग जाते हैं, हमें वही एनर्जी, वही स्फूर्ति वापस आ जाती है। अब ये हमारे समय के तत्व हो गए। अब हम करेंगे समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के बारे में, जानेंगे कि समय व्यवस्थापन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। समय व्यवस्थापन करने के लिए इसे कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तत्व हमारे यहीं पर कंप्लीट हो गए। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। समय एक सीमित साधन है, यह हम सभी जानते हैं। इसका हमारे जीवन में अमूल्य स्थान है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को समय मैनेजमेंट यानी टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। उसे परिवार के सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन कर देना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों कार्य को पूर्ण रुचि, शक्ति, क्षमता, कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। समय व्यवस्थापन से समय पर कार्य समुचित तरीके से संपन्न हो जाता है तथा सदस्यों को विश्राम, शयन एवं मनोरंजन हेतु भी उपलब्ध समय मिल जाता है। समय प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ होता है परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे ही समय प्रक्रिया कहते हैं। समय प्रबंध व्यवस्था की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कौन कौन से चरण हैं जिनको हम काम में लाते हैं। सबसे पहले आता है समय प्रक्रिया के चरणों की बात करते हैं, समय का आयोजन करना। समय प्रक्रिया के चरण। इसमें समय का आयोजन आता है और इसके बाद में इसमें योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण आता है। नियंत्रण आता है। तीसरा जो आता है वो आता है समय आयोजन का मूल्यांकन। ये इसके मूल्यांकन आता है। सबसे पहले आता है समय का आयोजन करना। समय पर गृह कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु समय योजना बनाना आवश्यक है। समय योजना बनाने का अर्थ होता है निश्चित अवधि में कार्यों को पूर्ण करना। जो हमारे पास समय होता है उसी अवधि में कार्य को पूरा करना। समय कार्यों के निष्पादन हेतु योजना बनाते समय कई बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है इसमें महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों को योजना बनाने से पहले कार्यों की योजना पहले बनानी चाहिए जो इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं, और साथ ही कार्यों की सूची भी तैयार कर लेनी चाहिए। उपयुक्त जो कार्य हैं उनका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए कि पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है।
कार्य के क्रम को निर्धारित करते समय परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता, रुचि, आवश्यकता, आदत, विश्राम एवं मनोरंजन का ख्याल रखना चाहिए। कार्य विभाजित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को पारिवारिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का वहन करने का समान अवसर मिले। योजना लचीली और व्यवहारिक होनी चाहिए ताकि अचानक किसी काम को करना भी पड़े तो समय मिल सके अथवा अचानक कोई अवरोध उत्पन्न होने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। कार्य विभाजन करते समय परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उनके साथ मिलजुल कर सामूहिक योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही उनकी उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कार्य योजना इस तरह से तैयार की जानी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर गृहिणी को सभी सदस्यों का सहयोग मिल सके, साथ ही उसे भी विश्राम, शयन व मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। कार्यों का जो समूहीकरण है, ग्रुपिंग है, इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उन्हें संपन्न करने में कम समय, शक्ति अपव्यय हो, उनका कम ह्रास हो तथा 2-3 कार्य एक साथ एक ही स्थान पर संपन्न हो। इस प्रकार से कार्यों की योजना बनानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कार्यों की योजना है वो लिखित होनी चाहिए। दैनिक कार्य है, साप्ताहिक कार्य, पाक्षिक, मासिक, विशिष्ट, मौसमी एवं वार्षिक कार्यों की सूची अलग अलग इस प्रकार से बना लेनी चाहिए। तो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने से योजना सरल, व्यवहारिक व लचीली होती है तथा कार्य पूर्ण रूप से परिणित हो जाते हैं। समय योजना के चरणों के बाद समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण की बात करते हैं। समय का आयोजन किया, अब योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना। समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण करना, केवल समय योजना बना लेने से कार्यों का संपादन है वो नहीं हो पाता है और ना ही पारिवारिक उद्देश्य व लक्ष्यों की पूर्ति हो पाती है। योजना का सफलता के लिए उस पर नियंत्रण किया जाना भी आवश्यक है। समय योजना को लिखने का उद्देश्य यही है कि क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जा सके, यानी हम जो कार्य करते हैं उस समय उन पर कंट्रोल किया जा सके। समय योजना बनाते समय यदि कार्य निष्पादन में लगने वाले समय को अंकित किया गया है तब नियंत्रण करना आसान हो जाता है, क्योंकि कार्य अनुमानित समय में पूरा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी हो जाती है। समय योजना अधिक स्पष्ट, लचीली, व्यवहारिक एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। उसका क्रियान्वयन भी यानी उस काम को करने में भी इतनी ही आसानी होनी चाहिए, सहज होना चाहिए और आसानी से उस काम को कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसी योजना गृहिणी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, मार्गदर्शन का कार्य करती है। योजना बनाते समय संभावित समस्याओं का समाधान वो पहले से ही सोच लेना चाहिए। यानी हम योजना बना रहे हैं, उस समय हमें लगता है कि ये समस्या हमें उस काम को करते समय आ जाएगी, तो हमें उसका समाधान पहले से ही ढूंढ कर रख लेना चाहिए। काम में व्यवधान आने पर गृहिणी को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए तथा समस्याओं का निपटाने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ये नहीं है कि हड़बड़ी में वो काम को गलत करती है, उसे आराम से करना चाहिए। योजना में यदि किसी तरह का व्यवधान अथवा अवरोध होता है तो उसे निरंतर कई प्रकार से निपटाया जा सकता है। जैसे कार्य करने की गति में तीव्रता लाकर कार्यों को समय पर निपटाया जा सकता है, अर्थात जल्दी जल्दी काम को निपटाया जा सकता है। कार्य को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए और आवश्यकता हो तो अवश्य ही लेना चाहिए। खाली समय में बाकी बचे कामों को निपटा लेना चाहिए। काम करने में यदि अधिक समय लग रहा हो या अचानक कोई अन्य काम आ गया हो तो कार्य एवं समय के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कम आवश्यक काम को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए तथा छूटे हुए काम को बाद में समय मिलने पर निपटाना चाहिए। समय आयोजन का मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए? अब हमने समय आयोजन के क्रियान्वयन का नियंत्रण किया, अब समय आयोजन का मूल्यांकन
किस प्रकार से करेंगे। योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा परिणामों को जानने के लिए मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। कार्य समय पर योजना अनुसार संपन्न हुआ है या नहीं, योजना किस हद तक सफल हुई है, योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वह हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं, और पारिवारिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकी अथवा नहीं। यदि नहीं हुई तो इसका क्या कारण था और क्या क्या अवरोध इस समय आए थे जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके। तो ये सब कारण ही क्या कहलाते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। कार्य की प्रगति का निरीक्षण तभी शुरू कर देना चाहिए जब कार्य का क्रियान्वयन हो रहा होता है। जब कार्य को करते हैं तभी हमें साथ के साथ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पर उसमें वांछित सुधार किया जा सके। यदि कार्य संपन्न होने से समयाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कुछ समय महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ा भी जा सकता है तथा अत्यधिक जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको समय पर निपटारा करना आवश्यक होता है, ताकि लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। समय व्यवस्थापन की सफल योजना तभी संभव होती है जब कार्य को समुचित ढंग से समय पर संपन्न किया जाए, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति व पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि है वो हो सके। पूरे दिन के कार्य संपन्न करने के उपरांत तथा सप्ताह के अंत में जब गृहिणी समय योजना का विश्लेषण करती है तो स्वयं से उसे यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा करने से मूल्यांकन में सहायता मिलती है या नहीं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन के बारे में हम ये सारी चीज़ें मूल्यांकन करके हम इन समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंट था हमारा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।